हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए वरिष्ठ कथाकार उर्मिला श्रीश जी की लिखी हुई कहानी मोर्चा। तो शुरू करें कहानी मोर्चा। काम हो जाएगा, कोशिश करते हैं। यादव जेल में पड़ा सड़ रहा है, उसे जल्दी से जल्दी बाहर निकालना है। अपने हाथ में है क्या? तो किसके हाथ में है? उनको मारते समय नहीं सोचा था कि क्या होगा? विपिन ने तैश में आकर कहा। वो पिछले 1 महीने से वकील, डॉक्टर, कोर्ट और थाने के चक्कर लगा कर बेजार हो चुका है। उसका अपना काम ठप हो गया था। खेती बाड़ी, दुकान, घर परिवार सब कुछ भूल कर वो इसी केस में लगा था। शहर जाना होगा, पहचान का विश्वसनीय डॉक्टर पकड़ना होगा। चोटें गंभीर हुई तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। धारा 307 तो 302 से भी खतरनाक होती है। 302 में तो कोई सबूत, चश्मदीद गवाह होना जरूरी है। जानते हो उसको कितनी गहरी चोटें लगी हैं? 20 साल की सज़ा काटनी पड़ेगी। जब समझाते थे तब मानते नहीं थे। भैया, क्या मालूम था कि साली बच जाएगी। तो अब भुगतो। सरपंच विपिन ने सिर पर कपड़ा लपेटते हुए कहा। युवा सरपंच, जो बुद्धि से विलक्षण था, काम में चतुर था, व्यवहार में टेढ़ा था और वाक चातुर्य में कलाकार था। इसलिए इतनी कम उम्र में उसने अपना रुतबा जमा लिया था। विधायकों, मंत्रियों, सांसदों को जो व्यक्ति जितना पटा लेता है या उनके नज़दीक माना जाता है, गांव के लोग उसे उतना ही सिर पर बैठाकर पूछते हैं, चापलूसी करते हैं। चूँकि विपिन BA पास था, शहर में लगातार आता जाता रहता था। एक राष्ट्रीय अखबार की एजेंसी उसने ले रखी थी। लोगों के छोटे मोटे काम करवा कर वो अपने लिए राजनीतिक ज़मीन तैयार कर रहा था। एक ऐसी पुख्ता ज़मीन जिस पर खड़े होकर वो अपना राजनीतिक भविष्य बना सके। उसने बचपन से ही स्थानीय नेताओं, वहाँ से चुने गए सांसद, प्रभारी, मंत्री तथा अफसरों के रौत रुतबे देखे थे। शक्ति देखी थी, शक्ति का चमत्कारिक प्रभाव देखा था और छोटे मोटे कहे जाने वाले लोगों की श्रद्धा तथा भक्ति भावना देखी थी। इसलिए वो अपने संबंधों को साध कर, संभाल कर, विश्वास के तराजू पर तौल कर चलता था। अपने लिए बनाई गई विश्वसनीय व्यक्ति की छवि पर राई रत्ती आंच नहीं आने देता था। और फिलहाल उसका इस छोटी सी राजनीतिक पटरी पर चलने का संबल था क्षेत्रीय विधायक, जिसके निकट भविष्य में मंत्री बनने की पूरी संभावना थी। विधायक की उंगली के इशारे पर वो चलने क्या, नाचने के लिए भी तैयार रहता था। विधायक जी पर उसे पूरा भरोसा था। विपिन ने अब तक सारा काम खुद ही संभाला हुआ था, लेकिन बात अब अधर में लटकी। इसलिए शहर में रहने वाले चाचा की याद हो आई। चाचा से उसकी खूब बनती थी। घर के मसलों से लेकर दिल की बातें तक वो चाचा के साथ बांटता रहा था। इसलिए इस गंभीर मसले पर भी वो चाचा की सलाह लेना चाहता था। विपिन जानता था कि अगर ये समस्या सुलझ गई तो एक तगड़ी पैसे वाली पार्टी उसके हाथ में आ जाएगी। पैसा मिलेगा सो अलग। विधायक के लिए या जिला पंचायत के अध्यक्ष के लिए या जनपद अध्यक्ष के लिए चुनाव में वो पैसा काम आएगा। सपनों का सतरंगी संसार उसके मन मस्तिष्क पर छाने लगा था। वो स्वयं महसूस करने लगा था कि उसकी चाल में, उसके हाव भाव में, उसकी बातचीत में एक भावी नेता अंगड़ाई ले रहा है। चाचा, एक केस है, अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। राम यादव ने एक हरिजन की इतनी कुटाई कर दी थी कि वो मर गया। ऐसा लफड़ा फंसा है कि तुम तो ऐसे बता रहे हो जैसे आदमी नहीं चींटी मर गई हो। चाचा, गांव देहातों में ऐसे केस होते ही रहते हैं। पहले ऐसी बातों से दिमाग खराब हो जाता था। खून देखकर उल्टियां आने लगती थीं, हाथ पांव कांपने लगते थे। लेकिन अब तो आदत में आ गया है ये सब। अब तो कितनी भी बड़ी घटना क्यों ना घट जाए, कुछ असर ही नहीं होता। उसकी मौत की वजह वही ज़मीन का विवाद। इन लोगों ने जिस खेत पर कब्जा कर रखा था वो सुखिया का था। जब फसल काटने का समय आया तो कहाँ सुनी हो गई। उसने भी जमकर विरोध किया, शिकायतें डाली, थाने गया। पर चाचा, आज भी पैसा बोलता है। सुखिया की कौन सुनने वाला। राम यादव ठहरे गंवार। लठ उठाया और सिर पर दे मारा। एक आध नहीं, 15-20 लठ ठोंक दिए। कपाल खुल गया। अधमरा तो वो वहीं हो गया था। पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर ले गए। वहाँ केस की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टर ने जिला अस्पताल भेज दिया। खून काफ़ी बह गया था, हालत बिगड़ती जा रही थी, सो उन्होंने भी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र कर दिया। वहाँ एडमिट कराया।
साथ ही उसकी औरत भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अलग अलग वार्ड में भर्ती थे। 3-4 दिन बाद सुखिया मर गया, पर वो बच गई। तब हल्ला मचा और पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। उसका पोस्टमार्टम हुआ था, तब भी मुश्किलें आई थीं। उसका क्रियाक्रम करवाया। अब उसकी पत्नी एडमिट है। एकमात्र चश्मदीद गवाह वही है। राम यादव चाहता है कि उसकी चोटों को डॉक्टर कमतर दिखाकर जल्दी से छुट्टी कर दे, ताकि उसे समझा बुझाकर कुछ ले देकर मामला निपटाया जा सके। मामला गंभीर ही नहीं, पेचीदा भी है। ईमानदारी से यदि न्याय का साथ दिया जाए तो साले को सड़ने दो जेल में। अगर उसकी पत्नी उसके पक्ष में बयान दे दे तो वो बच सकता है, अन्यथा उसे तो सजा होगी ही। चाचा, चाहे जितना पैसा खर्च हो जाए, लेकिन देखो, कानून के सामने पैसा भी एक सीमा के बाद काम नहीं आता है। तुम लोग कानून को अपनी कठपुतली बनाना चाहते हो। फिर भी कोई रास्ता तो होगा। एक से एक बढ़िया वकील किए हैं, फीस कितनी भी लग जाए। और चाचा, क्या जज से मिला जा सकता है? आपके रिश्तेदार हैं, क्या वे हमारी मदद करेंगे? बेटा, उनके बंगले पर कोई कदम नहीं रख सकता, और ऐसी गलत बात करने गए तो वहीं जेल में डलवा देंगे, समझे? चाचा के मुताबिक तो विपिन को कहीं कोई सूत्र पकड़ में नहीं आ रहा था। फिर भी वो तर्क पर तर्क किए जा रहा था। चाचा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जो हत्यारे थे वे खुले घूम रहे थे। जो बदमाश थे, पुलिस उनका भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी, और जेल से सबूत न मिलने के कारण छूट चुके थे। मगर सुखिया की आत्मा क्या कहेगी? चाचा ने उससे पूछा। विपिन की आंखों के सामने सारा दृश्य घूम गया। बीच खेत में चारों तरफ फैला खून जो मिट्टी में सोखता जा रहा था। खुले होंठ, टूटा जबड़ा, सफ़ेद पड़ती आंखें, काले शरीर पर नीली चोटों के निशान, रक्तिम रेखाएं। 3 दिन तक कैसा तड़पता रहा था। पहले यहाँ, फिर जिला अस्पताल में, और फिर बड़े हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु के बाद ही तो हंगामा खड़ा हुआ था। इतना होने के बाद भी क्या सुखिया के साथ अन्याय होगा? विपिन ने जब भी जिस काम के लिए सुखिया को बुलाया था वो तुरंत हाजिर हो जाता था। और उसी सुखिया के साथ विपिन क्या करने जा रहा है? उसकी मौत को झूठा साबित करना चाहता है। वहाँ घायल पड़ी उसकी बेसहारा पत्नी, 2 अनाथ बच्चे। विपिन का मन थोड़े समय के लिए भावुक हो उठा, लेकिन क्षणों बाद ही उसने अपनी भावुकता की केचली उतार फेंकी और अपने भविष्य की टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी को सीधा करने का विचार बना लिया। उसे इन छोटी मोटी भावुक बातों से बचना होगा। जब विपिन चाचा को लेकर पहुंचा तो अस्थि रोग विभाग के जनरल वार्ड में डॉक्टर श्रीवास्तव की यूनिट में उस महिला तक पहुंचने में समय नहीं लगा। एक भयावह सफ़ेद संसार, जहां अंग भंग हुए मनुष्यों की पीड़ा से वार्ड गूंज रहा था। सफ़ेद प्लास्टर में बंधे ऊपर लटके पाँव, हाथ, सिर, सीना, उफ! विपिन को मतली सी आने लगी। दवाओं की गंध चारों तरफ हवा में घुली थी। सामने पड़ी महिला को देखकर चाचा क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गए। जगह जगह गहरी चोटों के निशान, कई जगह की हड्डियां टूट गई थीं। अंदर धंसी आंखें, सफ़ेद दांत जो उसके काले होठों के बीच ज़्यादा ही चमक रहे थे। वो अकेली पड़ी थी। दुबली पतली काया पलंग से चिपक गई थी। उस रात के दृश्य को याद करके उसे मूर्छा आ जाती थी। लठ पड़ते ही कैसे खून का फव्वारा फूटा था, तभी वो अचेत हो गई थी। बाद में वो भी गंभीर हालत में यहाँ पहुंची थी। उधर पुरुष वार्ड में पड़ा उसका आदमी बिना कुछ कहे, बिना उससे मिले ही दम तोड़ चुका था, और इधर वो जीवन मृत्यु के बीच झूलती रही थी। क्षण भर के लिए विपिन के मन में आया कि उल्टे पांव लौट जाए, अपनी शक्ति, सत्ता तथा पैसे के नशे में चूर उन सबको मिलने दो सजा। पट्टे में मिली जमीन भी छीन ली उन लोगों ने, और यूं मरने के लिए छोड़ दिया। विपिन ने लाए फल और ब्रेड का पैकेट रैक पर रख दिया और उसके हालचाल पूछे। यार विपिन, चाचा ने उसे बाहर खींचते हुए कहा, अन्याय का साथ देते हुए कब तक आगे बढ़ोगे और कितना ऊपर जा पाओगे? किसको बचाने की बात कर रहे हो? जीवन की कीमत सिर्फ नोटों की गड्डियाँ नहीं होती हैं। अब उसके पास बचा ही क्या है? पैसा तो तुम कहीं से भी कमा लोगे, लेकिन इसका जीवन? चाचा अपने दार्शनिक अंदाज में उसे समझाने लगे। चाचा, चलो छोड़ भी दो पैसे की बात, पर सुखिया तो मर ही गया है। इसके बयान देने से उसको सज़ा हो जाएगी, उसको जमानत मिल जाए, वो इसकी ज़मीन वापस करने के लिए तैयार है। इतना तो अपन कर सकते हैं। मरने वाला तो मर ही गया ना, पर उसका मैसेज क्या जाएगा कि तुमने किसका साथ दिया है? एक हत्यारे का? सोच लो, मेरी आत्मा तो गवारा नहीं कर रही है। यहाँ आत्मा और सत्य की बात नहीं है चाचा, मेरी सामर्थ्य की परीक्षा है।
अधर्मियों का साथ देना क्या ठीक रहेगा? ये काम करवाना क्या तुम्हारी विवशता है या कोरी शान दिखाना? आपस में बात करते हुए वे दोनों लौट आए, पर विपिन के पांव पीछे लौट रहे थे। मोबाइल पर श्याम यादव के संदेश पर संदेश आ रहे थे। राम यादव को बचाने के सारे उपाय किए गए थे, यहाँ तक कि डॉक्टर को कहलवाकर केस को सिर्फ सिर तक घातक चोट का बनाया गया था। राम यादव द्वारा जानलेवा हमला और एमएलसी का हो जाना। कमबख्त यहाँ लाते लाते वो मर गया और उसका मरना ही सबके गले की जंजीर बन गया था। कुछ दिन और जिंदा बना रहता तो ये नौबत ही ना आती, विपिन झुंझलाते हुए कह रहा था। तीसरे दिन की शाम। बहुत माथापच्ची के बाद मामला 50,000 में तय हुआ। हालांकि ऐसे केसों में लोग 1 लाख रुपए तक खर्च कर देते हैं, क्योंकि 18 वर्षों तक जेल में रहने का मतलब है पूरे जीवन का अवसान। दूसरे दिन घायल महिला, जिसका नाम रमली था, को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। चोटों की गहराई तथा उसकी स्थिति को भी सामान्य बता दिया गया था, जबकि उसे अभी ठीक होने में 1.5 महीना लग सकता था। उठने बैठने में असमर्थ, हड्डियों में दर्द की तेज धारें उठ रही थीं, घावों पर अंगारे रख दी हों जैसे। वो हक्का बक्का रह गई, सबका चेहरा ताकती हुई, सवाल पूछती हुई। विपिन सारा काम करवा रहा था, पर रमली उससे पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। भीड़ में कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। कल तक डॉक्टर कुछ और कह रहे थे और आज कुछ और। 15-20 दिन बाद प्लास्टर कटना था, लेकिन अचानक ये सब हो गया। क्यों छुट्टी कर दी? साथ वाली महिला ने पूछा। कहते हैं घर जाकर आराम करो। तू रो क्यों रही है? हम तो हैं तेरे साथ, इलाज में कोई कसर रहने दी। नहीं, रमली ने भीगी आंखों से कहा। फिर किस बात की चिंता? अब रमली विपिन से कैसे कहे कि वो अभी वहाँ से जाना नहीं चाहती है इस हालत में। घायल, अकेली, बेसहारा, भयभीत, क्या पता वे लोग उसे मरवा ना दें। यहाँ तो लोग उससे बात करना क्या, देखना तक पसंद नहीं करते। इतनी भीड़ में किससे क्या बताए। देखते देखते उसका जीवन उजड़ गया था। एक तरफ रमली की उजाड़, वीरान, बदसूरत जिंदगी, दूसरी तरफ ताकतवर, खूंखार लोग, जिनके बचाव के लिए शक्तिशाली दीवारें खड़ी थीं। तीसरे दिन किसी तरह रमली विपिन तथा उसके साथियों के सहयोग से गांव पहुंच गई। उसके प्रति सहानुभूति रखते हुए भी कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। छिन्न भिन्न हो गई थी उसकी आशाएं, टूट गई थी उसकी देह, मर गया था मन। ऐसे ही दर्दनाक समय में उसने सुना कि राम यादव को जमानत मिलने वाली है। वो छाती पीट रही थी, रो रही थी। कहाँ जाए, किसके पास? कौन सुनेगा उसकी विपदा? पुलिस से लेकर वकीलों तक को तो खरीदा जा रहा था। वो चीख चीख कर सबके सामने कहना चाहती थी कि उसके पति को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। ये किसी को दिखाई क्यों नहीं दिया? सबने देखा था उसको तड़पते हुए। समय पर उसे अस्पताल ले जाते तो वो क्यों मरता? उसको मारने वाला छूट रहा है। रमली को यही बात खाई जा रही थी। विपिन ने घर में जरूरी सामान लाकर रख दिया था। उसकी चौकस निगाहें रमली पर लगी रहती थीं। जब वो कुछ संभली तो उसे याद आई कि वो महिला नेता जो किसी परिचित को देखने आई थी, पास के पलंग पर पड़ी घायल महिला के हालचाल पूछते पूछते उस महिला नेता ने उसकी तरफ देखा था, उसका हालचाल पूछा था। उसी ने बताया था कि हिम्मत सिंह इसी गांव के हैं, आजकल बड़े पद पर हैं, बड़े दयालु स्वभाव के हैं। उनके बारे में कहा जाता था कि जब भी कोई गांव वाला जाता है तो वे उसकी बात ज़रूर सुनते हैं, और इतना ही नहीं, वे खुद बात करते हैं। तुझे कोई ज़रूरत हो तो बताना। हालांकि रमली चलने फिरने में असमर्थ थी। 1 हफ्ता ऐसे ही निकल गया था। बाहर वैसा ही माहौल था, पहले की तरह। उड़ते उड़ते बातें सुनाई देती। फिर पता चला कि राम यादव को जमानत मिल गई है। रमली को लगा वो एक बार फिर डंडों से पीटी जा रही है। उसका धैर्य टूटने लगा। जेल से छूटते ही राम यादव उसे फिर मारेगा, उसके बच्चों को भी। खौफ से कांपती रमली रात भर सो न सकी। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। तीसरे दिन करीब 4 बजे उठकर चुपचाप स्टेशन की ओर चल दी। एक बार उन बहन जी से मिलने में क्या बुराई है? हालांकि साथ में कोई नहीं था। बस इतना याद था कि अस्पताल पहुंचकर वो उन बहन जी से अपने गांव के अफसर का पता ले सकती है। संयोग से घायल महिला अब भी भर्ती थी। उसी ने बहन जी का नंबर दिया था। एसटीडी पीसीओ वाले से नंबर लगवाकर उसने बहन जी से बात की। अपनी विपदा सुनाते सुनाते फ़ोन पर ही रो पड़ी थी रमली। तू चली जा, साहब तुझसे ज़रूर मिलेंगे, फिर बताना क्या बात हुई।
मैं अभी बाहर जा रही हूँ, फ़ोन कर देती हूँ। पैसे वगैरह की ज़रूरत तो नहीं है। आज ज़रूरी मीटिंग है, अन्यथा मैं रुक जाती। पर चिंता की कोई बात नहीं, बहन जी ने उसे समझाते हुए सांत्वना देते हुए कहा। हिम्मत सिंह छोटे कद के काले रंग के व्यक्ति थे। पद बड़ा हो और वो भी ताकत वाला तो व्यक्तित्व की अनेक कमियां तथा कमजोरियां यूं भी लुक छिप जाती हैं। फिर जिसके पास शानदार बंगला हो, लाल बत्ती गाड़ी हो, बाहर कई नौकर चाकर हों, बड़ा अल्सेशियन कुत्ता हो, वो आदमी तो यूं भी प्रभावशाली लगेगा ही। अपनी उपस्थिति से ही वो अव्यक्त प्रभाव डाल देता है। जब वो बंगले पर पहुंची तो दिन का 1 बजने वाला था। गाड़ी दरवाजे पर लगी थी। साहब लंच के लिए आए थे। उसकी हालत देख चपरासी ने भिखारी समझकर उसे झिड़क दिया, मगर जब उसने गांव का नाम लिया तो उसे ठहरने के लिए कहा। चपरासी को साहब के गांव का नाम रट गया था। फिर जिस महिला नेता का नाम लेकर आई थी, उसका नाम सुनते ही चपरासी ने साहब से मिलवाने का आश्वासन दे दिया। इतना ही नहीं, उसे पानी के लिए भी पूछा। साहब, मेरे आदमी को डंडों से मार मार कर अधमरा कर दिया था। बाद में वो मर गया और डॉक्टरों ने मुझे पहले ही अस्पताल से छुट्टी दे दी। मेरी हालत देखिए साहब, रमली ने रोते बिसूरते कहा। हिम्मत सिंह ने चश्मे के भीतर से गहरी सहानुभूति जताती निगाहों से रमली को देखा। गंभीर मुद्रा बनाकर वो उसकी बातें सुनते रहे। बीच बीच में मोबाइल बज रहा था। नाम, पता, केस हिस्ट्री नोट करवाई और देखते हैं तुम्हें न्याय मिलेगा कहकर उसके हाथ में 200 रुपये रखकर निकल गए। उन्हें ज़रूरी मीटिंग में जाना था। रमली को विश्वास नहीं हो रहा था कि साहब इतने दयालु हैं, तुरंत मदद करने वाले हैं। साहब की बातों तथा सहानुभूति से उसे विश्वास हो गया कि राम यादव को दोबारा जेल जरूर हो जाएगी। रमली उनका शानदार बंगला देखकर चकित थी और मन ही मन सोच रही थी कि उन सबको कैसा झटका लगेगा जब उन्हें पता चलेगा कि रमली का साथ इतना बड़ा अवसर दे रहा है। शाम तक रमली उनके सुंदर रंग बिरंगे फूलों तथा पत्तों से सजे बगीचे में फटे चित्रों की तरह एक पेड़ के नीचे बैठी रही। ढलती शाम जब साहब बंगले पर लौटे तो उनके साथ 2-3 साहब और थे। पीछे फाइलें लिए चपरासी था। साहब सीधे अंदर चले गए। देर तक बैठक से आवाज़ें आती रहीं, हंसी ठाकों की आवाज़ें। इधर रमली का मन घबरा रहा था। साहब ने ज़रूर बात की होगी। जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। शाम गहराती जा रही थी। हर आहट पर वो चेहरा उठाकर देखती। इधर उधर जाते चपरासी का पीछा करती उसकी आंखें अपनी उपेक्षा से छलछला उठीं। जब वो कुछ पूछने को होती तो चपरासी होंठों पर हाथ रखकर उसे खामोश रहने का इशारा करता। साहब से ज़्यादा व्यस्त तो उनके चपरासी थे और मिजाज ऐसे कि जैसे वही अफसर हों। कितनी बार पूछ चुके थे कि वो कहाँ जाएगी, कहाँ सोएगी। बहन जी ने कहा था साहब बहुत अच्छे हैं, फिर वो क्यों चिंता करे, यहीं कहीं सो जाएगी। 1.5-2 घंटे बाद साहब दोस्तों को बाहर तक छोड़ने आए। रमली मौका नहीं चूकना चाहती थी। लंगड़ाती हिलती डुलती सामने जाकर खड़ी हो गई। साहब, अरे तू गई नहीं, यहाँ क्या कर रही है? ऐसे जल्दी में कोई काम होता है? देखूंगा, बात करूंगा। उन्होंने हिकारत भरी दृष्टि से देखते हुए सख्त आवाज़ में कहा। साहब, रमली की देह कांप रही थी। आवाज़ की थरथराहट बढ़ती जा रही थी। यही तो तुम लोगों में खराबी है, एकदम सिर पर सवार हो जाते हो कि हमारे गांव का साहब है तो काम हो ही जाएगा। मुझे क्या यही एक काम बचा है? ऐसे कामों में समय लगता है। अब साहब गुस्से में आ गए थे। रमली को याद आया, बहन ने कहा था कि साहब को जल्दी गुस्सा आता है, इसलिए ज़्यादा बातें मत करना। जैसा वे कहें हाँ हूँ कर देना, बाकी वो संभाल लेंगी। रमली हतप्रभ सी उनका चेहरा देखती रह गई, जो ट्यूब की लाइट में गहरा काला दिखाई दे रहा था। उसके गांव का, उसकी जाति का, उसके धर्म का ये आदमी यहाँ पहुँचते ही इतना बदल गया। इसकी बिरादरी अब हमारी बिरादरी से अलग हो गई। ये ऊंचे लोगों से मिलकर हम लोगों को नीच समझता है या काम नहीं करवाना चाहता है। अपमान की चोट से घायल रमली अपने आंसू न रोक पाई। खड़ी खड़ी सुबकने लगी। साहब के भीतर जाते ही चपरासी ने प्रश्न भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। इतना दर्द तो तब नहीं हुआ था जब लगातार उसकी देह पर डंडे पड़ रहे थे, जितना दर्द अब हो रहा था। उन डंडों की मार तो सदियों से पड़ती आ रही थी, लेकिन ये नया नया दर्द कितना मारक था।
जैसे सरेआम किसी गैर ने नहीं, अपनों ने ही नंगा कर दिया हो। कितना विश्वास लेकर आई थी। एक फ़ोन मिला दोगे भैया? उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। बाहर टेलीफोन बूथ है, वहाँ से कर लेना, चपरासी ने उंगली से रास्ता दिखाते हुए कहा। हाथ में रखे 200 रुपये पसीना तथा आंसू पोंछने के कारण गीले हो गए थे। अस्पताल वाली महिला ने जिस आदमी को भेजा था वो तभी छोड़कर चला गया था। मोबाइल पर बहन जी से बात हुई। उन्होंने रुकने को कहा, पर रमली कहाँ रुके। इतना बड़ा शहर, एक भी आदमी पहचान का ना था। स्टेशन पर अपार भीड़ थी, धक्का मुक्की, रात्रि का समय, आती जाती ट्रेनें। घर पहुँचते पहुँचते आधी रात हो जाएगी। क्या पता उसके अर्थात राम यादव के आदमी मिल जाएं, पकड़ लें, मार डालें। भय से उसकी देह से हर गई। भूख के मारे पेट गुड़ गुड़ कर रहा था। वहीं से 4 पूरी तथा सब्जी ली। जैसे जैसे रात गुजरती जा रही थी, स्टेशन खाली होता जा रहा था। कभी वो लेटती तो कभी बैठती, तो कभी बच्चों की याद करके चिंतित होने लगती, पति की याद में सहम जाती, तो साहब की बातें देह में सिहरन पैदा कर देती, तो राम यादव का चेहरा उबकाई से भर देता। इसी तरह हफ्तों गुजर गए थे। रमली समझ चुकी थी कि उसकी व्यथा कोई सुनने वाला नहीं। सब झूठे हैं, सेंत मेंत का नाटक, सब बेईमान हैं। विधायक, सब इंस्पेक्टर, थानेदार, पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष, सरपंच, अध्यक्ष, जहाँ जहाँ गई सब कहते, आवेदन दे दो, कागज़ छोड़ जाओ, मुआवजा दिलवाएंगे, न्याय जरूर मिलेगा। पर आज तक, इन क्षणों तक कोई सिरा उसके हाथ नहीं लगा था। 20 चक्कर लगाते उसकी देह निचुड़ गई थी। मन निराश हो गया था। एक पैसा गांठ में न था। घर का सामान तक बिकने लगा था। हर व्यक्ति ले देकर एक ही सलाह देता, घर में बैठो, मेहनत मजदूरी करो, बच्चों को पालो। तुझे कुछ हो गया तो बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ताकतवर गुंडों और पैसा वालों से टकराना तेरे वश का नहीं है। वे तो सब छूट गए। तेरी फरियाद का क्या हुआ? बता बता क्या हुआ? लेकिन रमली का मन न मानता। क्या करे वो? बेपनाह घृणा और क्षोभ से भरा है उसका मन। जब जब भी वो उन लोगों को देखती है, उसका तन मन जलने लगता है। ये सोचकर कि आखिरी बार बहन जी से बात करेगी, उसने कागज़ पर लिखे नंबर को मिलाया। उधर से मीठी स्नेह भरी आवाज़ सुनकर रमली फफक कर रो पड़ी। तू आ सकती है? बस एक बार आ जा, हम तेरा साथ देंगे। तू उस दिन के बाद आज फ़ोन कर रही है, उस दिन क्यों नहीं रुकी थी? बहन जी अपनत्व से बात कर रही थी, पर रमली को आजकल किसी की बातों पर विश्वास ही नहीं होता। आश्वासन फिर आश्वासन, जाए न जाए के द्वंद्व में फंसी रमली 2 दिन तक सोचती रही। नहीं गई तो बहन जी भी डांटेंगी। वे भी कहेंगी कि तू बात की कच्ची है, तेरा मन कच्चा है, अभी तक सबको आजमाया, अब बहन जी को भी आजमा कर देख लेना चाहिए। दोपहर में वो बहन जी के भीड़ भरे दरबार में थी। बहन जी ने आशा के विपरीत उसे गले लगा लिया, उसके कंधे थपथपाए। कोई गवाही देगा तेरे पक्ष में? नहीं। एक आध भी नहीं? नहीं। कोई बात नहीं, अपन फिर भी लड़ेंगे, बहन जी ने उसकी पीठ थपथपा कर कहा। बहन जी का घर देखकर रमली की आंखें चौंधी आ गईं। शानदार बंगला था उनका, 2-3 नौकर, बाइयाँ, 2-2 कुत्ते, 2 लाल बत्ती की गाड़ियाँ खड़ी थीं। एक फ़ोन बंद होता तो दूसरा बजने लगता। खुद बहन जी बहुत स्मार्ट लग रही थीं। कटे घने सुनहरे बाल, चेहरे पर चमक, होठों पर लिपस्टिक, हाथों में सोने की चूड़ियाँ, आँखों पर चश्मा। हर आने वाला उन्हें नमस्ते कर रहा था। कई लोग उनके पाँव छू रहे थे, तो कई हाथ जोड़े सिर झुकाए खड़े थे। बहन जी के हाथों में कागज़ों का ढेर था। उन्होंने अभी अभी नई पार्टी ज्वाइन की थी, पहले दूसरी पार्टी में थीं। मतभेद रहते इस पार्टी में आ गई थीं। यहाँ वो भीड़ के साथ थीं। उनका अपना व्यक्तित्व अलग से चमकदार पहचान नहीं बना पाया था। यद्यपि किसी भी काम को लेकर अपने स्वभाव के अनुसार वो अतिरिक्त उत्साह दिखाती थीं। कुछ हंगामेदार काम करना चाहती थीं, जिससे उनका नाम एकदम लाइमलाइट में आ जाए। बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की भीड़ में शामिल चेहरा अपनी अलग और विशिष्ट पहचान बनाने के लिए छटपटा रहा था। वो पहले वाली पार्टी को ये दिखा देना चाहती थी कि उन्होंने एक बड़े जनाधार वाली नेता को खोकर अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। सारे कागज़ देखकर बहन जी का मन उत्साह से भर उठा। हालांकि काम कठिन था। सामने वाली पार्टी सत्ता के करीब मानी जा रही थी और पैसा तो था ही।
ये काम उनके लिए एक चुनौती बन सकता था। उनकी अपनी ताकत दिखाने का, प्रभाव स्थापित करने का, कार्यकुशलता का, तर्कों द्वारा अपनी बात मनवाने का और तत्काल परिणाम पाने का भी माध्यम बन सकता था। एक संघर्षशील नेत्री के रूप में उनकी छवि स्थापित हो सकती थी। बहन जी यानी सुलभा ने सारे दस्तावेज तैयार किए और सबसे पहले राज्य महिला आयोग के सामने रमली को ले जाकर खड़ा कर दिया। फिर पुलिस थाने में, फिर डॉक्टर के सामने, विधायक, प्रभारी मंत्री, विपक्ष की नेता, एक लंबी कतार थी मिलने वालों से। रमली देख रही थी कि बहन जी उसको अपनी एसी गाड़ी में बगल में बैठा कर ले जाती हैं, बराबरी से बैठाती हैं, अपने साथ खाना खिलाती हैं, सबसे मिलवाती हैं। भागेगी तो नहीं? सुलभा बार बार पूछती। अभी तक यही होता आया था कि उन्होंने जिन 2-3 महिलाओं के केस हाथ में लिए थे वे ऐन मौके पर आकर भाग खड़ी हुई थीं या उनकी हिम्मत टूट गई थी। उनका सारा किया धरा प्रयास व्यर्थ चला गया था। देखती हूँ कैसे न्याय नहीं मिलता। एक हरिजन महिला को अकेला जानकर कोई न्याय नहीं दे रहा। इन सबको तो मैं नंगा करूँगी। कल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, उसी में बताएंगे कि हत्यारा खुलेआम घूम रहा है और पीड़ित महिला दर दर की ठोकरें खा रही है। ये है हमारे आज़ाद देश की न्याय व्यवस्था। वे जोश में आकर लगातार बोले जा रही थी। सुलभा ने कमान संभाली थी तो हंगामा तो होना ही था। सुलभा की तारीफ ही यही थी कि वो जो भी काम हाथ में लेती थी पूरी तरह से उसमें स्वयं को झोंक देती थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर रमली को पत्रकारों के सामने प्रस्तुत किया। वो अपने हंसमुख चेहरे पर गंभीरता के भाव लाकर पुलिस प्रशासन और सरकार पर सवालिया निशान लगा रही थीं। उनका एक एक शब्द, वाक्य नपातुला गंभीरता से भरा हुआ था। उच्च शिक्षित सुलभा का ये कदम आने वाले दिनों को सनसनीखेज बनाने वाला था और उन्होंने घोषणा की कि अगर 1 सप्ताह के अंदर पीड़िता को न्याय नहीं मिला तो हम लोग धरने पर बैठेंगे, विधानसभा में प्रश्न उठवाएंगे, मानव अधिकार आयोग में जाएंगे, रैली निकालेंगे और मुख्यमंत्री तथा राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। हमारी एक ही मांग है, हत्यारे को सजा दो और पीड़िता को न्याय, मुआवजा मिलना चाहिए। सुलभा मीडिया के सामने अपनी बात कहने में पूर्ण सफल रही थी। उन्होंने रमली के कान में पीछे से आकर कहा, तू बोल दे कि यदि हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया तो मैं आत्मदाह कर लूँगी। आत्मदाह? रमली चौंकी, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, भीतर तक कांप गई वो। मरना थोड़ी ना है, केवल धमकी देना है। ये लोग मोटी चमड़ी के हैं, ऐसे मानेंगे क्या? अपन दिन तय कर लेते हैं कि इतने दिनों के भीतर यदि राम यादव को गिरफ्तार नहीं किया गया तो मैं आत्मदाह कर लूँगी। तू नहीं बोल पा रही है तो मैं तेरी तरफ से बोले देती हूँ। सुलभा उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे धीरे समझा रही थी और सुलभा ने देखा दूसरे दिन अखबारों में वही छाई थीं। चारों तरफ उनकी चर्चा थी। न्याय दिलवाने की भाषा में वो स्वयं को बेहद प्रभावशाली तथा कर्मठ महसूस कर रही थीं। उनका तीर सही निशाने पर पड़ा था। उनकी राजनीतिक छवि को निश्चय ही फायदा मिला था। अब रमली को भी ये सब अच्छा लग रहा था। अच्छा लग रहा था कि इतनी बड़ी नेता उसका साथ दे रही हैं, उसके लिए लड़ रही हैं। अगर पहले ही बहन जी की बात मान ली होती तो क्या ये सब होता? कैसे बहन जी ने उसके चारों तरफ सुरक्षा का घेरा बनवा दिया है, कैसे वो उसके बच्चों की खोज खबर लेती रहती हैं। इन 7-8 दिनों में उसके बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाने की बात की है। रमली मीडिया में थी, रमली अखबारों में थी, रमली को पूछा जा रहा था। रमली को साथ लिए सुलभा कहाँ कहाँ नहीं जा रही थी। सुलभा की बातों से अच्छे अच्छे लोगों के मुंह बंद हो जाते थे। रमली के बहाने सुलभा का नाम हो रहा था। सुलभा के लिए रमली मजबूत सीढ़ी बन चुकी थी। सुलभा इस सीढ़ी पर बिना गिरे चढ़ना चाहती थी। यदि रमली का केस कामयाब हो गया तो इस वर्ग की महिलाओं का समर्थन उसे प्राप्त हो जाएगा। उत्तेजना और जोश, जीतने की जिद, बात बनवाने का जुनून, ये सब सुलभा के साथ साथ रमली की नसों में इस कदर दौड़ रहा था कि वो उसके बाद के परिणामों के बारे में सोचना ही नहीं चाहती थी। सुलभा उसे उसकी शक्ति के बारे में, भविष्य के बारे में हर तरह से समझा रही थी। अपने साथ राजनीति में आने को प्रोत्साहित कर रही थीं। वो समझा रही थीं कि उसने भी तो उसी गांव से अपना जीवन शुरू किया था और आज देखो कहाँ पर हैं। वो किसी से डरती नहीं हैं, किसी की परवाह नहीं करती हैं।
इसलिए देख रमली, तुझे डरना नहीं है। कोई कितना भी धमकाए, लालच दे, कुछ भी करे, पर तुझे अपने कदम पीछे नहीं हटाना है, समझी? अगर इस बार तू पीछे हट गई तो सोच लेना, ये लोग जीवन भर तुझे परेशान करेंगे और अपनी बदनामी का बदला भी ले लेंगे। फिर मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगी। अभी मैंने जो मुआवजा देने, ज़मीन वापस करने और राम यादव को गिरफ्तार करने की मांग रखी है, वे तभी पूरी होंगी जब हम अपनी बात पर हर हाल में डटे रहेंगे। समझ रही है ना तू? सुलभा की बातों में कहीं डांट थी तो कहीं आत्मीयता, तो कहीं धमकी की हल्की सी चिंगारी। निर्धारित तिथि तक कुछ नहीं हुआ था, जैसा कि अब तक होता आया है। जांच चल रही है, गवाह ढूंढे जा रहे हैं, मुआवजे की राशि तय की जानी थी, पट्टा किसका था, खसरा निकाला जाना था, और इधर महिला मोर्चा तैयार था कोई भी रिस्क उठाने के लिए। दबाव बनाने के लिए रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। रमली को समझाया जा रहा था कि उसे कितना तेल डालना है, कैसे माचिस की तीली जलानी है, कैसे स्वयं को बचाना है। ये एक खेल है, केवल खेल। स्वयं पर आंच नहीं लगनी चाहिए, काम भी हो जाए और नुकसान भी ना हो। बहुत होशियारी के साथ सब कुछ करना है। रमली मंत्र मुग्ध सी सारी बातों पर हाँ हाँ किए जा रही थी, पर सब कुछ उल्टा हो गया। किसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, सबको जैसे होश ही नहीं रहा था। रमली से कहाँ क्या चूक हो गई? उसका शरीर 70% जल गया था और वो अस्पताल की बर्न यूनिट में जीवन और मौत के बीच संघर्ष कर रही थी। इधर सुलभा के बयान पर बयान आ रहे थे कि कैसे परेशान, हताश तथा सताए जाने के कारण रमली आत्मदाह करने के लिए मजबूर की गई। अंततः राम यादव को पुनः गिरफ्तार कर लिया गया। सुलभा को अपनी जीत पर बधाइयाँ मिल रही थीं। वो अपने अभियान में सफल हुई थी। उसकी बाकी मांगें भी मानी जाएंगी, इसके लिए सुलभा को आश्वासन मिल गया था। फाइलें तेजी के साथ चल रही थीं। इधर सुलभा को बधाइयाँ दी जा रही थीं और उधर अस्पताल में अधजली पड़ी रमली गिड़गिड़ा रही थी। बहन जी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों का क्या होगा? बहन जी की डांट उसे याद आ रही थी कि उसने तीली को सामने न फेंककर अपने ऊपर क्यों डाल लिया। अब अपनी मूर्खता का दंड भुगतो, और रमली वही दंड भुगतने के लिए वहाँ पड़ी है। उसकी जलती लाल आंखों में समंदर लहरा रहा था। हालांकि अब वहाँ ना बहन जी थी, ना कैमरे वाले, ना अखबार वाले, ना भीड़ और ना महिलाओं का हजूम। थे तो उसके मासूम बच्चे, जो असहाय से उसे देख देख कर रो पड़ते थे या सहम कर दूर हट जाते थे। अपनी माँ का ये कुरूप और जला छिछला रूप उन्हें दहशत से भर देता था। उसने दोनों बच्चों को पास बुलाया और प्यार से बोली, अब हमें किसी का डर नहीं है बेटवा, जल्दी ठीक होकर अपने घर वापस चलेंगे। कहते हुए उसके भीतर जीने की इच्छा और प्रबल हो उठी, बावजूद इसके कि उसकी देह उसके हाथ में नहीं थी। अभी आप सुन रहे थे उर्मिला शिरीष जी की लिखी हुई सच को नंगा करती हुई एक कहानी, मोर्चा। आशा है कहानी आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे किसी उम्दा कहानी के साथ। आपका समय शुभ हो।